अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके हम मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 247 डिविडेंड ए पैसिव रेजिडुअल। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट dividend a passive residue. We are continuing our discussion relevance dividend and also on the dividend policy as well. अच्छा जी, हमने डिविडेंड के रेलेवेंस और इरेलेवेंस होने की डिस्कशन स्टार्ट की और उसके साथ साथ हम डिविडेंड पॉलिसी को भी पढ़ रहे हैं। और आज हमने जो पढ़ना है वो है रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स। इसको समराइज़ करके मैंने ऊपर राइट कर दिया है, जिसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे। डिविडेंड पेड बाय फर्म इज़ व्यूड एज अ रेजिडुअल के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट यानी बाकी बचा हुआ प्रॉफिट। अब इसमें एक अप्रोच है डिविडेंड पॉलिसी की, जिसमें हम कहते हैं कि डिविडेंड शुड बी द पैसिव रेजिडुअल, where residual means that the leftover remaining profit which should be paid among shareholders, यानी बचा हुआ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि हर बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, यानी वहाँ इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा अर्निंग कर सकता है कोई भी बिजनेस। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा या प्रॉफिट वगैरह बच जाता है उसको शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये थ्योरी ये कह रही है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में आपका इन्वेस्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता, तो क्या होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपके बिजनेस के पास, और वहाँ पर ही सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट हो गया है, तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इट इज़ सेड दैट एवरी बिजनेस और फर्म हैज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीनिंग दैट वन अपॉर्चुनिटी where we can earn a lot of return for the investors or shareholders by investing or profit there, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। सो इफ़ अ फर्म पेज डिविडेंड देन इट शुड ओनली बी आफ्टर व्हाट इज़ लेफ्ट बाय इन्वेस्टिंग और प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर opportunity, and that is the residual, and that is something which should be paid as dividend, and this is what the theory says। यानी वही बात जो मैंने आपको बताई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस के पास है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न किया जा सकता है शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बचता है देन उसे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये थ्योरी ये कहती है। अब स्टेजेस हैं ऑफ डिविडेंड। दिस रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप टेक अस टू द पॉइंट वेयर वी कैन डिटरमिन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि इस पॉइंट पर, यानी अगर स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरी को फॉलो किया जाए तो हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि हर शेयर होल्डर्स को कितना कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कितनी अमाउंट एग्जैक्ट देनी चाहिए। The first stage is first determine optimal level of capital expenditure। वैसे optimal के बारे में हमने previous lecture में पढ़ा था जो हमारे modules गुजरे हैं। So firstly we need to determine that what is the optimal level of capital expenditure, meaning that what is the such best combination of capital expenditure for the company in which it will get more benefit, that we call optimal level of capital structure। optimal का मतलब यही होता है कि best कुछ बेस्ट करना यानी मैक्सिमम करना है। जैसे हमने ऑप्टिमल प्रॉफिट वगैरह के बारे में, कैपिटल के बारे में पढ़ा था, यानी किस तरह से हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किसी चीज़ की बेस्ट करना। तो यहाँ पर बात हो रही है कैपिटल स्ट्रक्चर की, एक्सपेंडिचर्स की। तो वो कॉम्बिनेशन लेंगे जो बेस्ट हो हमारी कंपनी के लिए, जिससे हमारा जो बिज़नेस है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। पहले तो ये चीज़ देखना है, यानी उसे आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट आपने एस्टिमेट करना है इक्विटी नीडेड टू सपोर्ट द एक्सपेंडिचर। वंस वी डिटरमिन द ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर
देन वी विल सी दैट हाउ मच इक्विटी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट, यानी भाई इसको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इक्विटी कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ताकि हम ये जो बेस्ट लेना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए. It means that when we have identified a project, then second step is that because every project has a combination of debt and equity, यानी हमें पता है debt और equity का ही combination होता है. debt वगैरह आपको पता है, यानी loan वगैरह, borrowing वगैरह, equity जो आपने इसमें invest करना है, तो आपने देखना है कि कितनी equity require है आपके business के, आपके project के लिए. Then we will say that what amount equity will be required, and that equity will be generated from the profits which are earned by the company. और ये equity कहाँ से आएगी, जितना profit earn करेगी कंपनी, जितना ज़्यादा earning होगी उसी में से ये equity generate की जाएगी जो कि इस project को require है. यानी आपने क्या कर लिया, पहले बेस्ट देख लिया, ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि बेस्ट वो कॉम्बिनेशन देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी ज़्यादा हमारा ख़र्चा ना आए, ठीक है, तो हम कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, तो वो लेवल देखा ऑप्टिमल, जिसे लेवल कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, यानी आइडेंटिफाई किया. देन उसके बाद आपने देखा कि कितनी इक्विटी रिक्वायर होगी इस बिज़नेस के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स आर यूटिलाइज टू मीट द इक्विटी रिक्वायरमेंट्स. तो हम क्या करेंगे, जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि हम कुछ रिटेन भी कर लेते हैं और उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो जो री इन्वेस्टेड प्रॉफिट होगा उसे हम इक्विटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए यूज़ करेंगे. Next step, fourth step is if there is a surplus that is residual, it is paid as dividend. ये थ्योरी कहती भी यही है कि जो बचा हुआ यानी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है वो आपने डिविडेंड के तौर पर पे करना है. सरप्लस का मतलब ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, यानी आपने दोनों प्रॉफिट दोनों कर लिए, ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट देख लिया आपने और उसकी रिक्वायरमेंट इक्विटी की थी वो भी फुलफिल कर ली. अगर ये सारे काम करने के बाद आपके पास कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे शेयर होल्डर्स में, तो इसे हम कहते हैं रेजिडुअल थ्योरी. और यही कहती है कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने. देन इफ देयर इज सरप्लस, मीनिंग दैट आफ्टर डूइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इक्विटी, एंड इफ वी आर लेफ्ट with some profit or amount with us, then that leftover amount can be distributed as dividend among the shareholders. This is what the residual theory says that. ठीक है, वही जो बचेगा वही आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अदरवाइज अगर कुछ नहीं बचता तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे. अच्छा जी, यहाँ पर है रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड फार्मूला. किस तरह से आप डिविडेंड की अमाउंट निकाल सकते हो कि कितनी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. आंसर इज़ फार्मूला इज़ नेट इनकम माइनस एडिशनल एक्विटी नीडेड, यानी आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से अगर आप एडिशनल एक्विटी जो नीडेड है, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो निकालो, बाकी जो बचेगा वो आपने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिविडेंड. ठीक है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो ज़रूरत थी हमने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, उसके बाद जो बचता है यानी लेफ्ट ओवर हमारा प्रॉफिट या इनकम है वो हम क्या करेंगे, एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. लेट्स सी एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड 120 मिलियन रुपीस, इक्विटी रेशियो इज 70%, यानी जितने वो अर्न कर रहा है उसका 70% आपने क्या करना है, इक्विटी रिक्वायर्ड है, एंड द प्रॉफिट इज़ 95 मिलियन, यानी उसमें से जो प्रॉफिट है हमारा वो क्या है, 95 मिलियन है. हाउ मच डिविडेंड कैन बी पेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 120 मिलियन है, उसका 70% क्या बनता है, तो एडिशनल इक्विटी क्या होगी, 120, यानी 70% ऑफ 120, 70% है, 70 को 100 से डिवाइड करो, 0.7 आएगा, मल्टीप्लाई 120 करें, 84 मिलियन आ जाएगा, यानी इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो हमारे पास कितनी है, और हमारा जो प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे जो अर्निंग्स हैं, ठीक है, हमारी जो अर्निंग्स हैं यानी टोटल प्रोजेक्ट को इतना रिक्वायर है, वो इक्विटी रेशो उस प्रोजेक्ट में से इक्विटी, क्योंकि हमने कहा फॉर्मूला हमारा है एडिशनल इक्विटी नीडेड निकालनी है, तो 70% ऑफ 120 हमारे पास 84 मिलियन आता है. हमने कहा इनकम या प्रॉफिट में से इसको निकालना है, प्रॉफिट हमारे पास है 95 मिलियन, यानी हमारे पास जो चीज़ है वो 95 है, उसमें से माइनस कर दोगे 84 तो हमारे पास 11 मिलियन आएगा, यानी
आप क्या है अपने प्रोजेक्ट में 84 मिलियन लगाओगे, इक्विटी नीडेड निकाल ली, बाकी 11 मिलियन जो बचेगा वो एज डिविडेंड शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. So we can conclude our discussion that it is said in residual theory of dividend that amount of profit should be given as dividend to the shareholders, which that company cannot reinvest this amount of profit in its own project. यानी वो अमाउंट सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स में, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस जो दोबारा यानी उसकी वो अमाउंट प्रोजेक्ट की जो इसमें री इन्वेस्ट नहीं की जा सकती, यानी जो बच जाती है, मीनिंग दैट फॉर विच अमाउंट कंपनी डज नॉट हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी उसके पास और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. जो था वो मैंने इक्विटी नीडेड जो थी वो निकाल ली, उसके बाद जो बचा वो डिविडेंड एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. And then investment opportunity is then described or defined as the opportunity, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या होती है, opportunity of reinvesting the profits in the form of company at the rate higher than that can be earned by the investors themselves. यानी वो रेट जो इन्वेस्टर्स खुद अर्न कर रहे हैं, उन्हें एक जगह नज़र आता है कि जो हम अर्निंग करें उससे ज़्यादा कहीं पर अपॉर्चुनिटी है जहां हम अर्निंग कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुद अर्न करने की बजाय वहाँ पर री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने प्रॉफिट को. इसे हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहते हैं. ये हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं. सो दिस रेजिडुअल थ्योरी एक्चुअली स्टेट्स दैट डिविडेंड शुड ओनली बी पेड इफ देयर इज सरप्लस और रेजिडुअल कैश और प्रॉफिट अवेलेबल. यानी रेजिडुअल का बताया यानी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, बाकी जो बच जाता है प्रॉफिट जब हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको कंप्लीट करते हैं, अगर बच जाता है तो उसे सरप्लस यानी एक्स्ट्रा जो कैश बचता है उसे सरप्लस कहते हैं और इसे रेजिडुअल कैश भी कहते हैं. प्रॉफिट अवेलेबल है देन आप डिविडेंड पे करोगे. एंड इफ देयर इज़ नो कैश और सरप्लस अवेलेबल इवन फॉर 10 or 30 or 40 50 years then company should not have to give dividend. And it is totally different from the approach that we have seen in the relevance of dividend. तो अगर डिविडेंड नहीं बचता, सरप्लस नहीं है, तो ये अलहदा अप्रोच है जो कि इस व्यू से डिफरेंट है रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड के. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.